लोग कहते हैं कि जिम कॉर्बेट का चंपावत बंगला हॉन्टेड है। कहते हैं कि रात में यहाँ जंगल की आत्माएं जाग जाती है। मेरा मकसद इन कहानियों का सच सामने लाना था। ये साबित करना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत। उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मैं कभी अंधेरे में अकेला नहीं सो पाया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मेरा वो अनुभव है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो के अंत तक आप शायद उस डर को महसूस कर पाएंगे जो मैंने किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर, जहां हम उन अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाते हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। मैंने सालों से भूत, प्रेत, आत्माओं की हजारों कहानियां सुनी हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो इस दुनिया का नहीं है। पर मेरा सवाल हमेशा एक ही रहता है, सबूत कहाँ है? मैं साइंस और लॉजिक पर यकीन करता हूं। मेरे लिए हर अजीब आवाज के पीछे हवा का झोंका है और हर परछाई के पीछे रोशनी का कोई खेल। और इसी सोच को परखने के लिए आज मैं भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगहों में से एक पर जा रहा हूं। एक ऐसी जगह जिसका नाम एक ऐसे इंसान से जुड़ा है जो खुद एक लेजेंड है। हम बात कर रहे हैं चंपावत के उस डाक बंगले की, जहां शिकारी से संरक्षक बने जिम कॉर्बेट ने एक ऐसी रात गुजारी थी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। ये कहानी शुरू होती है 1907 से। कुमाऊं के इलाके में एक बाघिन का ऐसा आतंक था जिसे चंपावत की आदमखोर के नाम से जाना गया। ये कोई मामूली जानवर नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेपाल और भारत में मिलाकर उसने 436 इंसानों को अपना शिकार बनाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी इतिहास की सबसे खूंखार आदमखोर के तौर पर इसी का नाम दर्ज है। जब ब्रिटिश सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने जिम कॉर्बेट को बुलाया। कॉर्बेट ने उस बाघिन को ट्रैक करने के लिए चंपावत में डेरा डाला और वो इसी डाक बंगले में ठहरे थे। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। कॉर्बेट के साथ उस रात रुकने वाले तहसीलदार शाम होते ही अचानक वहां से जाने की जिद करने लगे। कॉर्बेट ने उन्हें बहुत रोका, ये जानते हुए कि बाहर मौत घूम रही है। लेकिन वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो नहीं माना और एक मामूली सी लालटेन के सहारे उस खतरनाक जंगल में अकेला ही निकल गया। उस रात कॉर्बेट ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया। अपनी किताब मैट्स ऑफ कुमाऊं में वो बस इतना लिखते हैं, उस बंगले के बारे में मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर मैं वो बातें यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि वो जंगल की कहानियों से मेल नहीं खाती और प्रकृति के नियमों से परे हैं। लेकिन वहां की लोक कथाएं एक भयानक तस्वीर पेश करती है। कहा जाता है कि अगली सुबह कॉर्बेट बंगले के बाहर जंगल में बिना कमीज के, कांपते हुए और पसीने में लथपथ मिले थे। उन्होंने उस रात के बाद फिर कभी उस कमरे के अंदर कदम नहीं रखा। तो सवाल यही है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? जिम कॉर्बेट जैसा दिलेर इंसान जो खूंखार जानवरों के बीच अकेले रातें गुजार देता था, वो आखिर किस चीज से इतना सहम गया? कुछ लोग एक चुड़ैल का जिक्र करते हैं, एक ऐसी आत्मा जिसके पैर उल्टे होते हैं। आज रात मैं उसी बंगले में, उसी कमरे में रुकने वाला हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई यहाँ कोई सुपरनैचुरल ताकत है या ये सब सिर्फ सालों से चली आ रही सुनी सुनाई बातें हैं, एक वहम जो अंधेरे में पैदा होता है। मेरे पास मेरा कैमरा है, कुछ गैजेट्स हैं और एक खुला दिमाग। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि इस बंगले का सच क्या है।
चंपावत पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। जैसे जैसे आप शहर से दूर होते हैं, सड़कें संकरी और जंगल घना होता जाता है। मोबाइल का नेटवर्क आता जाता रहता है और फिर एक पॉइंट पर आकर गायब। आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। यहां बस आप है और ये जंगल। हवा में एक अजीब सी शांति है, वो सुकून देने वाली नहीं, बल्कि तूफान से पहले वाली खामोशी। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए। वो रहा बंगला। ईमानदारी से कहूं तो दिन के उजाले में भी इस जगह को देखकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आप सोचिए, 100 साल से भी पहले जब कॉर्बेट यहां आए होंगे, तब ये जगह कितनी वीरान और डरावनी लगती होगी। इसका आर्किटेक्चर ब्रिटिश काल का है। एक ऊंचा डाक बंगला जो कभी सरकारी अफसरों के आराम के लिए बना था, आज ये अपनी ही एक भूली बिसरी उदास कहानी कह रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर आते ही टेम्परेचर एकदम से गिर गया है। एक सीलन, पुरानी लकड़ी और धूल की मिलीजुली महक हवा में है। ये शायद मेन हॉल रहा होगा और ये वो कमरा होना चाहिए। कहानियों के मुताबिक यही वो कमरा है जहां जिम कॉर्बेट ने अपनी पहली रात बिताने की कोशिश की थी। कमरा छोटा और घुटन भरा है। बस एक खिड़की है जो सीधे जंगल में खुलती है। इस कमरे में एक अजीब सा भारीपन है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। हवा में एक दबाव, एक ऐसी एनर्जी जिसे समझाया नहीं जा सकता। अब सूरज ढलने से पहले मैं फटाफट अपना सेटअप कर लेता हूं। ठीक है, तो ये है हमारा सेटअप। मैंने इस कमरे में 2 नाइट विजन कैमरे लगाए हैं, एक इस कोने में और दूसरा उस दरवाजे पर। एक कैमरा मैं अपने साथ रखूंगा। ये है ईएमएफ मीटर। कहते हैं कि जब कोई आत्मा या एनर्जी आसपास होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल होती है। अगर यहां कुछ हुआ तो ये डिवाइस हमें बता देगा। ये है एक डिजिटल टेम्परेचर गन। ऐसी जगहों पर तापमान अचानक से गिरता है, हम हर कोने का टेम्परेचर नापते रहेंगे। और आखिर में ये है एक हाई सेंसिटिविटी डिजिटल रिकॉर्डर। इसे मैं रात भर ऑन रखूंगा। क्या पता कोई ऐसी आवाज रिकॉर्ड हो जाए जिसे हमारे कान न सुन सके, जिसे ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना कहते हैं। सूरज ढल रहा है, जंगल की आवाजें बदल रही हैं। दिन के पंछियों की जगह अब झिंगुरों ने ले ली है। बंगला अब और ज्यादा डरावना लग रहा है। खाली खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही है। सच कहूं तो अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया है। एक्साइटमेंट और शक के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो अब मिट रही है। मैं यहां हूं, अकेला, इस बंगले में जहां इतिहास की सबसे डरावनी कहानियों में से एक ने जन्म लिया था। रात लंबी होने वाली है। जो भी होगा, आप और मैं उसे साथ में देखेंगे। तो करीब 2 घंटे हो गए हैं और अब तक बिल्कुल सन्नाटा। इतनी शांति की कान बजने लगे हैं। ईएमएफ मीटर एकदम शांत है, टेम्परेचर नॉर्मल है और बाहर झिंगुरों के अलावा कोई आवाज नहीं। सच कहूं तो थोड़ी बोरियत होने लगी है। लग रहा है जैसे मैं यहां फालतू में बैठा हूं। शायद ये सब कहानियां ही हैं। हो सकता है कॉर्बेट के साथ जो हुआ वो बस थकान और तनाव का नतीजा था। या शायद भूत प्रेत थोड़े शर्मीले होते हैं। उन्हें पता है मैं यहां उनकी पोल खोलने आया हूं, इसलिए दूर भाग रहे हैं। अगर कोई आत्मा यहां है और मुझे सुन रही है तो प्लीज बाहर आइए। मैं बस बात करना चाहता हूं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक छोटा सा इशारा दे दीजिए कि आप यहां हैं। देखा, कुछ नहीं। लगता है रात शांति से ही कटेगी। शश, सुना आपने? एक खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। बगल वाले कमरे से आई थी। शायद कोई जानवर होगा, चूहा या कुछ और। मैं जाकर देखता हूं। कमरा खाली है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने छोड़ा था।
धूल पर कोई निशान तक नहीं, कोई जानवर नहीं। ये बहुत अजीब था। आवाज बिल्कुल साफ थी। मैंने उसे अपने कानों से सुना था। ओके, अब मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। जब आप किसी डरावनी जगह पर होते हैं तो दिमाग हर छोटी आवाज को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। ये हवा हो सकती थी, या शायद पुरानी इमारत की कोई आवाज। हाँ, यही होगा। लॉजिक से सोचना होगा। ये क्या? ये मीटर, ये नामुमकिन है। यहां कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं। फिर ये इतनी हाई रीडिंग क्यों दे रहा है? यहां, ठीक इसी जगह पर, यहां कुछ है। हवा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। रुको, असंभव। कमरे का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां यहां ये 14 डिग्री दिखा रहा है। 8 डिग्री का फर्क, बिना किसी वजह के। ये कैसे हो सकता है? इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मेरा सारा लॉजिक फेल हो रहा है। पहले वो आवाज, और अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जो मुझे देख रहा है। अब मुझे अकेला महसूस नहीं हो रहा। खट खट। कौन? कौन है? कौन है बाहर? मुझे देखना होगा, मुझे जानना होगा। मैं एक कोने में सिमटा हुआ बैठा हूं। मैंने दरवाजे के सामने एक टूटी हुई कुर्सी अड़ा दी है, जैसे कि वो किसी को रोक पाएगी। मैंने अपने सारे उपकरण बंद कर दिए हैं। मैं अब और कोई सबूत नहीं चाहता। मैं बस सुबह का इंतजार कर रहा हूं। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे बिजली कड़कने से ठीक पहले होता है। डर अब मेरी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। रात का सबसे गहरा पहर। कहते हैं ये वो वक्त है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। मेरा हर एक रोंगटा खड़ा है। मेरी नजरें उस अंधेरे गलियारे पर टिकी है जो दूसरे कमरों की तरफ जाता है। मुझे लग रहा है जैसे उस अंधेरे में कुछ है जो बस मुझे देख रहा है, मेरे टूटने का इंतजार कर रहा है। अचानक एक आवाज गूंजती है। ये किसी जानवर की नहीं है, ये किसी इंसान की नहीं है। ये एक ऐसी चीख है जो सीधे रूह कंपा देती है। ये वैसी ही चीख है जिसका जिक्र जिम कॉर्बेट ने किया था। एक इंसान की दर्द भरी चीख जो किसी गैर इंसानी गले से निकल रही हो। ये आवाज बाहर से नहीं, बंगले के अंदर से, उस अंधेरे गलियारे से आ रही है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। मैं अपनी चीख को गले में ही घूंट देता हूं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। भागने की हिम्मत भी नहीं बची। मैं हिल भी नहीं सकता। ये आवाज किसी को भी पागल कर सकती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मैं अपनी नजरें उस गलियारे से हटा नहीं पा रहा। और तभी मुझे वो दिखाई देता है। अंधेरे में से एक परछाई उभरती है, एक बहुत लंबी, पतली परछाई। वो इंसान जैसी दिखती है, पर उसकी चाल में कुछ गड़बड़ है। वो बहुत धीरे धीरे, अजीब तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं किसी तरह अपना नाइट विजन कैमरा उस परछाई की तरफ करता हूं। स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल जाती है। वो एक औरत का साया है। लंबे, बिखरे बाल, कुछ पुराना, फटा हुआ सा पहना है। उसका चेहरा साफ नहीं है, वो परछाई में है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है, और फिर मैं उसके पैर देखता हूं। हे भगवान! उसके पैर, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। वो चुड़ैल है। कहानियां सच थी, एक एक बात सच थी। वो परछाई गलियारे के बीच में रुक जाती है। वो अपना सिर मेरी तरफ घुमाती है। मैं चेहरा नहीं देख सकता, पर मुझे पता है कि वो मुझे देख रही है। कमरे का टेम्परेचर अचानक इतना गिर जाता है कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगती है। ईएमएफ मीटर, जो बंद पड़ा था, अचानक अपने आप चालू होकर पागलों की तरह चीखने लगता है। बस
ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने कैमरा फेंका, अपनी आंखें बंद की और कानों पर हाथ रख लिए। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक रहे हैं। मैं बस यही सोच पा रहा हूं, मैं यहां मरने वाला हूं। आज की रात मेरी आखिरी रात है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उस कोने में दुबका रहा। हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। वो चीखें, वो फुसफुसाहट, वो ठंडी हवा, वो उल्टे पैरों वाली परछाई, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं सच और पागलपन के बीच की उस पतली सी लाइन पर खड़ा हूं। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर अंदर आ रही है। धूल के कण रोशनी में नाच रहे हैं। मैं उसी कोने में, उसी हालत में पड़ा हूं। मेरे बाल बिखरे हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं और चेहरे पर रात भर का चौफ साफ नजर आ रहा है। रात खत्म हो गई थी। बाहर पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। वो शायद मेरी जिंदगी में सुनी हुई सबसे खूबसूरत आवाज थी। सूरज की रोशनी ने उस भयानक अंधेरे को चीर दिया था। बंगले के अंदर की ठंडक और वो भारीपन, सब जा चुका था। मैं जिंदा था। मैं कांपते हुए उठा। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। मैंने धीरे धीरे बंगले को देखा। दिन की रोशनी में ये फिर से वही पुरानी खंडहर इमारत लग रही थी। कोई परछाई नहीं, कोई ठंडी जगह नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात में जो हुआ वो एक भयानक सपना था। मेरा कैमरा जमीन पर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन टूट चुकी थी, पर रिकॉर्डिंग लाइट अभी भी जल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना बाकी सामान समेटा। मैं एक पल भी और यहां नहीं रुकना चाहता था। मैंने पीछे मुड़कर उस बंगले को एक बार भी नहीं देखा। मैं बस वहां से भागना चाहता था, जितना दूर हो सके। दृश्य बदलता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, मीलों दूर एक होटल के कमरे में। मैं थका हुआ और टूटा हुआ लग रहा हूं। मैं सबूत ढूंढने गया था, ये सोचकर कि भूत नहीं होते, पर मैं गलत था, बहुत गलत। उस बंगले में उस रात कुछ तो था, कुछ ऐसा जो विज्ञान और तर्क से परे है। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो मेरे दिमाग का वहम नहीं हो सकता। वो ईएमएफ रीडिंग्स, वो टेम्परेचर में गिरावट, वो दस्तक, वो चीख और वो परछाई। मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं बस आपको वो सच बता रहा हूं जिसका मैंने सामना किया है। दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में उस घटना का जिक्र क्यों नहीं किया, ये अब मैं समझ सकता हूं। कुछ अनुभव इतने पर्सनल और डरावने होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप उन्हें सिर्फ जी सकते हैं।